चलो मैंने कहा बोर्ड पे देखना, क्लास 10th का साइंस का चैप्टर पढ़े थे बेटा हम लोग, चैप्टर नंबर 6 दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और जिसमें हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं क्या, प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म कैसा होता है, जिसमें हमने जाना कि प्लांट में जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म है उसको कंट्रोल करते हैं क्या, कुछ हार्मोन्स, जिन्हें कहते हैं क्या, प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, और आज हमें पढ़ना है बेटा कि ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो मैकेनिज्म है ये तो एनिमल्स में भी होता है, तो हमें पढ़ना है कि एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म कैसे होता है, कौन करता है, ये सारी बातें आज हमें पढ़नी है। तो चलो शुरुआत करेंगे। तो यहां लिखा गया है बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन हायर एनिमल लाइक वर्टिब्रेट, जैसे ह्यूमन बींग्स है। तो कहता है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो मैकेनिज्म है किनमें, हायर एनिमल लाइक वर्टिब्रेटा, वो जानवर जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म दो तरह से होता है। एक वहां कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कराता है नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम के अलावा या साथ साथ हार्मोनल सिस्टम जिसको एंडोक्राइन सिस्टम करते हैं, ये भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म कराता है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि एनिमल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के मैकेनिज्म को दो चीजें चलाती हैं, या दो चीजें गवर्न करती है, एक हमारा नर्वस सिस्टम और दूसरा है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जिसको हार्मोनल सिस्टम भी कहते हैं। प्लांट के केस में हमने क्या देखा था कि वहां कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म सिर्फ और सिर्फ उसका हार्मोन ही वहां कराते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, बट एनिमल में एक अलग से सिस्टम होता है जिसको कहते हैं नर्वस सिस्टम, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म कराता है। अगर हम बात करें शॉर्ट कि एनिमल रिस्पॉन्ड क्विकली टू द एनवायरमेंटल चेंज विद द हेल्प ऑफ, तुम देखते हो जो एनिमल्स होते हैं वो इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजों को के प्रति बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, किसकी तुलना में, प्लांट की तुलना में। कारण है यहाँ वो दो मैकेनिज्म, एक है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। इन शॉर्ट हम ये बोल के आगे लिख लेंगे कि हमें आगे भी चैप्टर में यही पढ़ना है कि एनिमल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। कुछ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म नर्वस सिस्टम देखता है, तो कुछ सर्टेन टाइप की जो एक्टिविटीज है जिनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन देखता है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, दैट इज हार्मोनल सिस्टम। चलिए यहां से बात करते हैं सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन कौन है बेटा, आपकी बॉडी में मौजूद वे ऑर्गन जिनकी मदद से आप अलग अलग तरह के स्टिमुली, और मुझे लगता है आप जानते हैं स्टिमुली क्या होता है। आपकी बॉडी, छोटी सी गेट बंद नहीं करती बेटा आने के बाद, है ना। तो सेंस ऑर्गन क्या है, मैंने कहा सेंस ऑर्गन आपकी बॉडी में मौजूद वे ऑर्गन हैं जो अलग अलग तरह के स्टिमुलीज को सेंस करते। उदाहरण के लिए आई या आइस, हमारे पे जो आई है वो एक ऑर्गन ही है, बट इसे क्या कहते हैं, सेंसरी ऑर्गन। क्यों, क्योंकि तुम जानते हो कि आप जो लाइट को सेंस कर पाते हैं किसकी वजह से कर पाते, आइस की वजह से, है ना। मैंने कहा खरक मैं तेरे आंख पे जोर की लाइट अगर फ्लैश करूंगा तो तुम एक रिस्पॉन्ड करोगी, तुम अपनी आंखें बंद कर लो, है कि नहीं। अब वो लाइट ब्राइट थी, वो आपने कैसे सेंस किया, एक ऑर्गन है आपके पास आइस जो किसको सेंस करता है, लाइट को। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, उसको गलत उसमें मत लेना। एक व्यक्ति जो ब्लाइंड होता है, अब लाइट ज्यादा है कम है उसको फर्क पड़ता है क्या, नहीं रिस्पॉन्ड करता है। क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करता है, बिकॉज बेटा जब उसके पास आई नहीं है, दैट इज वह ऑर्गन जिससे वो लाइट को सेंस कर पाता है ना, तो वो लाइट को सेंस ही नहीं करता है। और जब वो लाइट को सेंस नहीं करता है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा वो लाइट के प्रति रिस्पॉन्ड भी नहीं करता है कि नहीं। मतलब इसमें कोई नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं, बट एक बात कह रहे हैं कि ऐसा है कि नहीं। सिमिलरली हमारे जो ईयर्स होते हैं बेटा, कान, आप जो साउंड को रिस्पॉन्ड करते हैं, तो साउंड क्या एक स्टिमुली है, बट उस साउंड को सेंस या डिटेक्ट कौन करता है हमारी बॉडी में, ईयर्स। फिर मैं कहूंगा जो व्यक्ति सुन नहीं पाता है, आप उसको चिल्लाएंगे, उसके अगल बगल को दीवार का पटाखा फोड़ दो, उसको फर्क पड़ेगा, ही विल नेवर रिस्पॉन्ड। क्यों नहीं करेगा, क्या है, नर्वस सिस्टम नहीं, नर्वस सिस्टम है उसके पास, बट मैं बात कर रहा हूं साउंड के लिए स्पेसिफिकली,
कि अगर वो सुन नहीं पाता है तो उसका जो एयर एक सेंसरी ऑर्गन है, मतलब वो साउंड के लिए रिएक्ट, साउंड को सेंस ही नहीं करता, और जब साउंड को सेंस ही नहीं करेगा तो उसके प्रति वो रिस्पॉन्ड भी कैसे करेगा। अगर किसी स्टिमुली के लिए आप रिस्पॉन्ड तब करेंगे ना जब आप उस स्टिमुली को सेंस करेंगे। और मैंने यही समझा रहा हूं कि अलग अलग स्टिमुली को सेंस करने के लिए बॉडी में क्या है, अलग अलग तरह के सेंसरी ऑर्गन है। जैसे एयर एक सेंसरी ऑर्गन है जो हमें मदद करता है किसको सेंस करने के लिए। आप लोग सब मेरी बातें सुन पा रहे हैं किस वजह से, कान की वजह से। तुम में से किसी का कान खराब होता क्या सुन पाता, मुझे नहीं सुन पाता ना, तो वो समझा रहा हूं मैं। ये थोड़ा सा नर्वस सिस्टम नहीं होता, अरे सुन नहीं पाता, और तरह की जो एक्टिविटी बॉडी में होती है कि नहीं, सिर्फ सुनना ही एक एक्टिविटी थोड़ा ना बॉडी में होती है, उसके अलावा भी तो और तरह की एक्टिविटीज बॉडी में होती ही है भाई, हाँ या ना। सिमिलरली नोज बेटा एक सेंसरी ऑर्गन, आप जानते हैं क्या सेंस करता है। नोज वो सेंसरी ऑर्गन है जो आपकी बॉडी में कौन से स्टिमुली को सेंस करता है, दैट इज स्मेल, इसको स्मेल। टंग क्या है, सेंसरी ऑर्गन है, कौन से स्टिमुली को सेंस करता है, टेस्ट। और लास्ट स्किन भी एक सेंसरी ऑर्गन है, आप जानते हैं किसको सेंस करता है, हॉट कोल्ड, दैट इज टेम्परेचर, टच, पेन, ये सबको कौन सेंस करता है, ये सबको सेंस करता है स्किन। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा सेंसरी ऑर्गन क्या है, दोज ऑर्गन विच आर सेंसिटिव टूवर्ड्स वेरियस या सम स्टिमुली एंड सेंस दोज स्टिमुलीज आर कॉल्ड सेंसरी ऑर्गन। आगे बढ़ सकते हैं क्या। और एक इंटरेस्टिंग बात समझना, अब सेंसरी ऑर्गन कैसे स्टिमुली को सेंस कर पाते हैं। एक्चुअल में अलग अलग तरह के सेंसरी ऑर्गन में कुछ खास तरह के सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं रिसेप्टर। क्या कहते हैं, रिसेप्टर। और वो रिसेप्टर ही सेंसिटिव होते हैं क्या, फॉर द टुवर्ड दी वेरियस स्टिमुली। जैसे अगर आईज वाला आपने थोड़ा बचपन में पढ़ा होगा तो आप जानते हैं रेटिना पे दो तरह के खास सेल होते हैं, रोड्स एंड कोन्स। जो कोन्स होता है दैट इज सेंसिटिव टुवर्ड द कलर एंड द ब्राइट लाइट, बट जो वहां रोड्स हैं वो सेंसिटिव होता है, मैंने कोन्स बोला पहला वाला। दूसरा जो रॉड्स है वो सेंसिटिव है किसके प्रति, डिम लाइट के लिए, है कि नहीं। तो ये जो रेटिना पे रोड एंड कोन दो सेल हैं, ये क्या है, दे आर द रिसेप्टर। यही तो वो सेल्स है जो एक्चुअल में लाइट को सेंस कर रहे हैं और फिर उसको इलेक्ट्रिक इंपल्स में चेंज करते हैं, और वही इलेक्ट्रिक इंपल्स आपके नर्वस सिस्टम या नर्व से होते हुए ब्रेन पे जाता है, और ब्रेन उस इलेक्ट्रिक इंपल्स को डिकोड करता है और फिर रिस्पॉन्ड करता है। और वो रिस्पॉन्ड का जो सिग्नल है वो भी कहां से आता है, वो भी आपके बॉडी पार्ट तक किसी न किसी नर्व्स के थ्रू ही आता है, बोले तो आपके नर्वस सिस्टम से ही होके आता है। इतनी बात समझ आ रही ना। बट फिलहाल तो मैं यहां समझा रहा था क्या कि जो सेंसरी ऑर्गन है बेटा, सेंसरी ऑर्गन में क्या मौजूद होते हैं, वहां मौजूद होते हैं क्या, कुछ खास तरह के सेल जो एक्चुअल में सेंसिटिव होते हैं किसके प्रति, अलग अलग तरह के स्टिमुलीज के प्रति। और इन सेलों को कहते हैं क्या, इन सेलों को कहते हैं रिसेप्टर। क्या कहते हैं बेटा, रिसेप्टर। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब ये बनना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहां अगर आप नोटिस करें और सच में याद रखना मेरे बेटा, रिसेप्टर क्या हो तो मैंने आपको बता दिया, रिसेप्टर आर सम स्पेशलाइज्ड सेल या ग्रुप ऑफ सेल, है ना, दैट डिटेक्ट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुली या स्टिमुलस, है कि नहीं। तो रिसेप्टर क्या है, कुछ सेल या कुछ खास तरह के सेलों का ग्रुप है जो एक खास तरह के स्टिमुली को डिटेक्ट करते हैं या बोल सकते हैं सेंस करते हैं। आई थिंक बहुत सिंपल। रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर नथिंग, दे आर सेल, स्पेशल सेल which are responsible for sensing या which are sensitive toward different stimuli। अब यहाँ आपको सच में याद करने में बेटा कभी आपको काम आ ही जाएगा पक्का, ये मैं गारंटीड से कहता हूँ। एसर्शन में, एमसीक्यू में, या क्या पता आप खुद से जब एक आंसर लिख रहे हैं तो हो सकता है कि एक अच्छे आंसर में आप रिसेप्टर अगर बता रहे हैं तो रिसेप्टर कौन सा, उसका नाम भी तो बताएंगे, है ना। और तुम्हारा जो लास्ट मैंने टेस्ट चेक किया उसमें मैंने ये अभाव पाया, एक तो तुमने पूरा पेपर नहीं किया, दूसरा शब्दों का चॉइस भी बहुत गलत है, समझ लो, शब्दों का चॉइस भी बहुत गलत है। ऐसा लग रहा है कि कोई लिटरेचर का आंसर लिख रहा है। साइंस के आंसर और लिटरेचर के आंसर में जमीन आसमान का अंतर होता है लिखने के स्टाइल में, है ना। यहाँ फैक्ट्स बता रहे हैं, यहाँ पर फैक्ट्स बता रहे हैं, कोई राम ने शाम को क्या कहा, ये सब बातें थोड़ा ऐसा लग रहा है कि पड़ोसी बैठा रखा है और पड़ोसी बैठा के इसको समझा रहा है, हाँ बेटा इसका मतलब ये होता था। ये कोई तरीका हुआ साइंस के आंसर करने का, है ना। तो थोड़ा सा टेक्निकल भाषा लिखा करो। चलो अभी उस विषय को छोड़ देते हैं, रिसेप्टर की बात होती। तो रिसेप्टर समझ आ गया। तो रिसेप्टर जैसे देखो आपकी आईज में जो रिसेप्टर होता है बेटा वो एक्चुअल में होता है फोटो रिसेप्टर। फोटो का मतलब आप समझ रहे होंगे लाइट, और रिसेप्टर मतलब वो रिसेप्टर या वो सेल जो कि सेंसिटिव है किसके लिए,
लाइट के लिए, उसको कहते हैं क्या, फोटो रिसेप्टर। अब फोटो रिसेप्टर क्या सेंस करेंगे, क्या डिटेक्ट करते हैं, लाइट को। कहां मौजूद होंगे, ऑब्वियस सी बात है आपकी आईज में, बोले तो आंखों में। फिर एक होता है फोनो रिसेप्टर। फोनो का मतलब बेटा यहाँ साउंड है। फोनो रिसेप्टर वो रिसेप्टर है बेटा जो डिटेक्ट करते हैं किसको, साउंड को। और ऑब्वियस सी बात है बेटा कहां होंगे, कान में, दैट इज ईयर में होंगे, ठीक है। फिर आते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। मेरे भाई ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर तुम तो कभी नहीं बोल सकते ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर को। ऑल्फैक्टरी का मतलब स्मेल, है ना, तो ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल। और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बेटा कौन से स्टिमुलस को या कौन से स्टिमुली को सेंस करेंगे, दैट इज स्मेल। और कहां होते हैं बेटा, नोज में। फिर होते हैं गैस्ट्रो रिसेप्टर। गैस्ट्रो रिसेप्टर के जो स्टिमुली को सेंस करता है दैट इज टेस्ट। और कहां होता है, ऑब्वियस सी बात है टंग में होता है। कहां होता है, टंग में होता है। फिर आते हैं थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं किसको, टेम्परेचर, दैट इज सिंपली हीट एंड कोल्ड। आप यू कैन राइट टेम्परेचर। कहां मौजूद होता है आपका, स्किन। आपकी स्किन में कौन से रिसेप्टर हैं, पूछ सकते हैं ना आपको एमसीक्यू वगैरह में, क्या लिखोगे, कुछ भी लिख दोगे, रिसेप्टर, बट कौन से, नाम है भाई का थर्मो रिसेप्टर। और फिर आपके ही स्किन पे एक और रिसेप्टर होता है, उसको लिखते हैं क्या, नोसिस्टर। क्या पढ़ेंगे इसको, बताएगा कोई, नोसिस्टर्स, नोसिस्टर, नोसिस्टर। अब प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देखना, इतना अंग्रेजी मेरा भी बढ़िया नहीं है, आप बोलना चाहे कोई, नो सिस्टर, नो सिस्टर। चलो अब जैसे मर्जी मेरे बालक पढ़ लेना, मैं इसका लास्ट प्रोनाउंसिएशन खत्म करूंगा, दैट इज नो सिस्सेप्टर, है ना, नो सिस्सेप्टर, है ना। बाकी आप इसकी स्पेलिंग याद करिए, मैं बचपन में ऐसे ही करता था, जब किस नाम प्रोनाउंसिएशन याद हो तो कम से कम उसकी स्पेलिंग तो याद कर ही लेता था, है ना। चलो, तो जो नो सिस्सेप्टर है बेटा, ये भी एक रिसेप्टर है। ये डिटेक्ट करता है क्या, पेन को। किसको डिटेक्ट करता है बेटा, ये पेन को डिटेक्ट करता है। और कहां होता है, आपके स्किन में। अगर मैं भव्य को छुट्टी मारूंगा या पेन से पिच करूंगा तो भव्य को पेन होगा कि नहीं होगा। तो जो पेन आप सेंस कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, स्किन से, उसका कारण है मेरे बेटा नोसिस रिसेप्टर। आप देखते हैं ना कि जब दांत वांत तुड़वाने जाते हो या कुछ ऑपरेशन होता है तो एनेस्थीसिया या कुछ स्प्रे वो दांत पे मारता है, तो क्या होता है, वो इलाके के सेल सुन्न हो जाते हैं। सुन्न हो जाने का मतलब एक तरह से मतलब कि अपनी एबिलिटी जो है डिटेक्ट करने की वो थोड़ी देर के लिए लूज करते हैं। इससे आपको क्या होता है, पेन का एहसास नहीं होता है कि नहीं। चलो, बट फिलहाल ये मैंने कहा पन्ना इंपॉर्टेंट है। रिसेप्टर क्या होता है वो आपको समझ आ गया। ये सारे रिसेप्टर के नाम पढ़ लेना, ऐसा ना हो कि आपको कहीं पूछे बताओ उस रिसेप्टर को क्या कहते हैं जो लाइट को सेंस करता है, या पूछे कि वो रिसेप्टर कौन है जो आईज में होता है और तुमको ये शब्द याद नहीं आ रहा है क्या, कि उसको चुपचाप क्या कहते हैं, फोटो रिसेप्टर। दे आर जस्ट वर्ड्स, तो याद कीजिए, फिर याद कीजिए। आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। चल, अब रिसेप्टर आपको समझ आ गया। रिसेप्टर क्या है, ये खास तरह के सेल हैं जो आपके सेंसरी ऑर्गन में मौजूद होते हैं, जो सेंस करते हैं, डिटेक्ट करते हैं क्या, अलग अलग तरह के स्टिमुलीज को। इफेक्टर क्या है मेरे बेटा, जैसे मैंने भव्य को चाय का गर्म ग्लास लगाया है कि नहीं, अब उसकी स्किन क्या थी, दैट इज रिसेप्टर, है ना। वहां वो सेल है जिसने वो हीट को सेंस किया। अब जब हीट सेंस हुआ तो अभी वैसे आगे आना था न्यूरॉन, बट भी बोलता हूं कि नर्व सेल होते हैं न्यूरॉन, वो क्या करेंगे, रिसेप्टर क्या करता है, वो जो स्टिमुली सेंस किया है उसको इलेक्ट्रिक इंपल्स में चेंज करता है। वो इलेक्ट्रिक इंपल्स नर्व से होते हुए ब्रेन तक जाएगा, और ब्रेन जब एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करेगा, दैट इज इंस्ट्रक्शन, फिर वो नर्व से होते हुए कहां आएगा, मुझे लगता है तुम्हारे हाथ की मसल्स तक आएगा, और हाथ की मसल्स क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी, और आप हाथ को पीछे कर लेंगे। और ये जो हाथ का मसल था, ये था क्या, इफेक्टर। इसका क्या, इफेक्टर। इफेक्टर बोले तो वो मसल, वो टिश्यू जो ब्रेन से जब डिफरेंट स्टिमुली के रिस्पॉन्स में इंस्ट्रक्शन आती हैं तो वो रिस्पॉन्ड करता है, वो रिस्पॉन्ड करता है। रिसेप्टर तो वो है जो स्टिमुली को सेंस कर रहा है। इफेक्टर वो है कि जब बॉडी ने किसी स्टिमुली को सेंस किया, वो स्टिमुली का सेंसेशन इलेक्ट्रिक इंपल्स के माध्यम से ही ब्रेन तक जाएगा या स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जब फाइनली एक इंस्ट्रक्शन देगा तो बॉडी किसी पार्ट को देगा कि नहीं देगा, जो क्या करेगा, उस स्टिमुली के रिस्पॉन्स में रिएक्ट करेगा या रिस्पॉन्ड करेगा। उस पार्ट, उस टिश्यू, उस ऑर्गन को कहते हैं क्या, इफेक्टर। क्या कहते हैं, इफेक्ट। जैसे कि सपोज करो
ये बच्ची भव्या ही, वैसे इसने ऐसा नहीं किया होगा, इसने घर में टाइम देखा होगा, इसने देखा मैं लेट हो गई, है ना। तो ब्रेन ने क्या करा, पैरों की मसल को इंस्ट्रक्शन दिया। वैसे भाग के नहीं आई, मजे में ही आई होगी, बट बात करते हैं नॉर्मली सेंटेंसी। जैसे आपका अगर बोर्ड का एग्जाम है ना, अब छोटी वैष्णवी तूने हाथ पे घड़ी पहन रखी है, अब तूने देखा कि यार 10 मिनट रह गए, दूरी का आपको आइडिया है कि यार समय ज्यादा लगेगा, स्पीड से तो नहीं पहुंचेगा, तो तुम क्या देखते हो, अपने आप ही पैरों की मसल करती ही नहीं करती है ना। तो इस स्थिति में आइस क्या थी, रिसेप्टर थी, उसने वो घड़ी से लाइट सेंस किया, तब तुमने वो टाइम देखा, है कि नहीं। फिर ब्रेन ने एक रिस्पॉन्स दिया, किसको, पैरों की मसल्स को, और फिर तुम फटाफट भागा, तो ये पैरों की मसल उस समय क्या हो गई, एफेक्टर हो गई। क्या हो गई, एफेक्टर। समझ आया एफेक्टर क्या है, हाँ ना तो बोलो। एफेक्टर इज अ मसल और ग्लैंड, ऑब्वियस बात है, ब्रेन कभी कभार आपके इंस्ट्रक्शन ग्लैंड को ही पहुंचाता है। जैसे तुम घबरा जाते हो तो ब्रेन क्या करता है, एड्रेनलिन ग्लैंड को इंस्ट्रक्शन देता है, और तब एड्रेनलिन ग्लैंड क्या करता है, एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करता है, जो आपके ब्लड में जब रिलीज होता है तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो इमरजेंसी की सिचुएशन में जो आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, उसमें मदद मिल जाती है। तो जो हार्ट बहुत तेजी से बीट करेगा तो ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी के सेलों तक या टिश्यू तक पहुंचेगी, तो बॉडी ज्यादा एनर्जी बनाएगी, ज्यादा एनर्जी बनाएगी तो ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड भी करेगी, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं, मसल या कोई ग्लैंड भी हो सकता है, ठीक है। तो ब्रेन दोनों को इंस्ट्रक्शन देता है, बट सिंपल सा यह है कि इफेक्टर वो मसल या वो ग्लैंड है जो परफॉर्म करती है एक्शन, किसके इंस्ट्रक्शन पे, जब उसको इंस्ट्रक्शन कहां से रिसीव होती है, नर्वस सिस्टम से, ठीक है। तो सिंपल है, रिसेप्टर कौन है, जो स्टिमुली को सेंस करता है, इफेक्टर कौन है, जो स्टिमुली को सेंस करने के बाद जो इंस्ट्रक्शन जनरेट होती है, और इंस्ट्रक्शन जब किसी ग्लैंड और मसल तक जाती है और वो रिस्पॉन्ड करती है, तो वो ग्लैंड और वो मसल जिसने फाइनली स्टिमुली के रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्ड किया, वो क्या है, इफेक्टर। क्या है, इफेक्टर, ठीक है। तो कोई मसल या कोई ग्लैंड क्या हो सकता है, किसी केस में इफेक्टर हो सकता है। अब बात कर रहे हैं न्यूरॉन की, किसकी बात कर रहे हैं, न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, मुझे लगता है सेंसरी ऑर्गन समझ आ गया, रिसेप्टर समझ आया, इफेक्टर समझ आया, अब कहानी में आया न्यूरॉन। एक बात समझ आना, न्यूरॉन क्या है, आई थिंक ये 9th में पढ़ा था, दैट इज नर्व सेल। क्या है बेटा ये, कि जो आपके बॉडी में नर्व टिश्यू होता है, नर्व टिश्यू लाइक तार। जैसे उदाहरण समझाता हूं कि अगर तुझे लैपटॉप से मोबाइल पे कुछ डाटा ट्रांसफर करना है तो एक केबल यूज करता हूं, दैट इज डाटा केबल, है ना। दैट डाटा केबल के थ्रू क्या होता है कि डाटा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में क्या करता है, लैपटॉप से फोन में आता है। इसी प्रकार से अगर फोन से डाटा लैपटॉप में डालना है तो वहां भी आप डाटा केबल का इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे वो चाय का गिलास लगाने वाला ही एग्जाम्पल, कि मैंने तो चाय का गिलास हाथ पे लगाया, ठीक है, स्किन पे क्या थे, थर्मो रिसेप्टर या सिंपल रिसेप्टर, स्पेसिफिकली बोले तो थर्मो रिसेप्टर थे। थर्मो रिसेप्टर ने क्या किया, उस हीट को सेंस किया, रिस्पॉन्ड तो ब्रेन ने किया। तो ये जो उसने सेंस किया, ब्रेन कहां है और वो कहां है, तो अंतर जगह है, दूरी है। तो एक्चुअल में न्यूरॉन ही वो तार जैसा माध्यम है जो अपने अंदर क्या कैरी करता है, सिग्नल को कैरी करता है, सिग्नल को कैरी करता है, ठीक है। मैं समझाऊंगा पूरी प्रक्रिया कैसे हो रही है, बट बहुत अभी मोटा मोटा समझा रहा हूं कि न्यूरॉन क्या कहानी में है। तो न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम का वह कंपोनेंट है जो कि क्या कर रहा है, बॉडी में इलेक्ट्रिक इंपल्स को ले जाने का काम कर रहा है, चाहे रिसेप्टर से ब्रेन तक, या ब्रेन से जब इंस्ट्रक्शन आई तो ब्रेन से जो इंस्ट्रक्शन आई वो इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में ही आई, और वो जो इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में जो इंस्ट्रक्शन आई, वो इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में इंस्ट्रक्शन ब्रेन से इफेक्टर तक कैसे जा रही है, तो कोई तो माध्यम है जो उस सिग्नल को कैरी कर रहा है, दैट माध्यम इज न्यूरॉन, दैट माध्यम इज न्यूरॉन। न्यूरॉन इज नथिंग, वो नर्व सेल है। क्या है, नर्व सेल है जिससे आपका नर्वस सिस्टम बना है। तो समझ आया कि न्यूरॉन क्या है। तो न्यूरॉन को हम क्या कह सकते हैं, न्यूरॉन इज स्पेशलाइज्ड नर्व सेल। न्यूरॉन क्या है, एक खास तरह का नर्व सेल है दैट कैरीज मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स। इलेक्ट्रिक इंपल्स एक्चुअल में आपकी बॉडी में सच में जो सिग्नल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, या सिग्नल जो क्या कहते हैं ट्रांसफर हो रहा है, चाहे सेंसरी ऑर्गन से, दैट इज रिसेप्टर से ब्रेन या स्पाइनल कोड तक, और ब्रेन और स्पाइनल कोड जब डिसीजन लेता है तो वो सिग्नल इफेक्टर तक कैसे जाता है, इलेक्ट्रिक
इम्पल्स की फॉर्म में ही जाता है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स का मतलब है सिग्नल इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में ही है, बट इम्पल्स का मतलब होता है वीक इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा करंट नहीं जैसे तारों पे जा रहा है, तो आपकी बॉडी में करंट फ्लो करता है। मैंने एक साल एसिड बेस चैप्टर में पूछा कि सॉल्ट क्यों जरूरी चाहिए, पता नहीं बच्चा क्या अजीब सा आंसर लिख रहा है, याद नहीं आ रहा। मेरा तो हार्दिक था, एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसा आंसर लिखेगा। अरे लिखो ना कि नर्वस सिस्टम के लिए सॉल्ट जरूरी होता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम में तुम देख रहे हो सिग्नल कैसे जा रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में जा रहा है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी तो है वो, बट कैसा करंट है, वीक करंट है, बहुत ही वीक करंट है। और उसके लिए चाहिए होते हैं चार्ज पार्टिकल। वो चार्ज पार्टिकल बॉडी में कहां से आते हैं, जब तू नमक खाता, जब तू नमक खाता, वो नमक टूटता है बॉडी में आयंस में जाके, है ना, और वो नमक ही आपके बॉडी में नर्वस सिस्टम पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्लो कराने में मदद करता है। समझ लो, पता नहीं क्या लिख रहा है बच्चा अजीब सा आंसर का, बट छोड़ो, उस बात को वहीं छोड़ देते। बट मैं रिलेट कर रहा हूं कि यहां से अगर आपने बायोलॉजी में न्यूरॉन का पढ़ा कि काम क्या है, तो आपको सॉल्ट का फंक्शन भी याद आना चाहिए। ठीक है, तो न्यूरॉन क्या है बेटा, न्यूरॉन नर्व सेल का स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो कि क्या करता है, न्यूरॉन एक स्पेशलाइज्ड सेल है जो कैरी करता है मैसेजेस को, किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में। और ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में मैसेज को रिसेप्टर से ब्रेन और स्पाइनल कोड तक कैरी करता है, और ब्रेन और स्पाइनल कोड से जो इंस्ट्रक्शन आती है इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में, उस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को या उस मैसेज को ब्रेन या स्पाइनल कोड से कहां तक लेके जाता है, इफेक्टर तक लेके जाता है। कहां तक जाता है, इफेक्टर। ठीक है, दैट इज लाइक तार, तार का काम कर रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसके बारे में, आप भी जानते हैं, 9th में पढ़ लिया था कि जो नर्व सेल है बेटा वो आपकी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। ये क्या कैरी करता है, नर्व इम्पल्स, दैट इज नथिंग दैट इज इलेक्ट्रिक इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब दैट इज वीक करंट, इम्पल्स का मतलब है इलेक्ट्रिक इम्पल्स का मतलब है वीक करंट, और आपकी बॉडी में करंट फ्लो होता है भाई। ठीक है, इसलिए नमक जरूरी है। तुमने देखा डिस्कवरी चैनल दिखाते थे कि जो हाथी है वो नमक खोजता है, उतने बड़े जीव को भी सॉल्ट चाहिए होता है ना। जब उसको कोई सॉल्ट का सोर्स मिलता है तो भाई खोद खोद के जमीन से वो सॉल्ट चाटता है। रीजन, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, उसके नर्वस सिस्टम को काम करने के लिए भी बॉडी में सॉल्ट चाहिए, समझ लो। तो जानवर ने देखा ना कई तरह के सॉल्ट लीक करते हैं, रीजन यही है, समझ लो। बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस, ऑब्वियस सी बात है, आपका जो पूरा नर्वस सिस्टम है उसकी सबसे छोटी यूनिट है, इसलिए से कहा गया क्या, आपके नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है कौन, न्यूरॉन। न्यूरॉन का मतलब वही नर्व सेल, चाहे न्यूरॉन बोल लीजिए बेटा चाहे नर्व सेल बोल। समझ आया कि न्यूरॉन क्या करता है बेटा। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की, तो ये है आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो पहले अगर इसके स्ट्रक्चर को ही आप देख ले तो इस तरह का न्यूरॉन दिखता है। ये सबसे जो ऊपरी हिस्से में आपको दिख रहा है, जो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं इसको, डेंड्राइट। मैं बताऊंगा क्या कर रहा है। फिर डेंड्राइट के बाद जो है बेटा वो है सेल बॉडी। सेल बॉडी में ही न्यूरॉन का न्यूक्लियस होता है। फिर आपको ये जो टेल वाला सेक्शन दिख रहा है बेटा, इसे कहते हैं क्या, एक्सोन। क्या कहते हैं इसको, एक्सोन। और इस एक्सोन के ऊपर आप देख रहे होंगे एक लेयर आपको दिख रही है, इसे कहते हैं मेलिन शीट। एक्चुअल में जब एक्सोन से इलेक्ट्रिक इंपल्स जाता है तो उस इलेक्ट्रिक इंपल्स का लॉस ना हो जाए, उसका लीकेज ना हो जाए, उसको प्रोटेक्ट करता है क्या, मेलिन शीट। समझ रहा है, कोई पूछ सकता है कि मेलिन शीट क्या करती है यहाँ, तो मेलिन शीट का काम क्या है वहां पर, कि जब एक्सोन से इलेक्ट्रिक इंपल्स आएगा नर्वस सिस्टम के थ्रू, तो क्या करता है, उसके लीकेज को या उसके लॉस को प्रिवेंट करता है। और लास्ट में जो आपके ऐसे धागे जैसे फिर से दिख रहे हैं, इसे कहते हैं क्या, नर्व एंडिंग। क्या कहते हैं इसको, नर्व एंडिंग, नर्व एंड। अब इस पूरे मैकेनिज्म को समझना कि कैसे ये होता है, तो मैं इसका फायदा उठाऊंगा। ये सब बातें मैंने आगे लिखी, बट मैं चाहूंगा कि मैं आपको यही समझाऊं, क्योंकि सिर्फ में कहानी है और वो कहानी आपको टेक्निकल वे में लिखनी आनी चाहिए। देखो, तो जब मैंने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन खेल ही लिया, तो मैं समझाता हूं कि पूरा स्थिति कैसे हो रही। सुनना, कहानी है, मैं हिंदी में ही समझाऊंगा, आप उसको अच्छे वे में लिखेंगे, तभी कहता हूं किताब भी पढ़नी चाहिए, है ना। क्योंकि जब मैं बोलूंगा तो कितना ही आपको याद रहता है, मतलब वर्ड टू वर्ड तो ये नहीं याद रहता होगा। चलिए, तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन समझ आ गया, और जब मैं इसका प्रोसेस समझाऊंगा तो वापस से स्ट्रक्चर डिस्कस होगा। देखो कैसे होता है पूरा प्रक्रिया, सुनना। भव्य, ये थी तुम्हारी स्किन, जिसमें क्या मौजूद है, रिसेप्टर मौजूद है। क्या मौजूद है, रिसेप्टर। आप जानते हैं कौन से रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर। समझ लो, अब समझना होता क्या है, मैं पूरी प्रक्रिया आपको समझा रहा हूं कि यहां आपको स्ट्रक्चर वापस से रिवाइज हो जाएगा।
और सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझ आएगा ये पूरा कैसे हो रहा है मैकेनिज्म, कि सिग्नल सेंस होता है, ब्रेन तक जाता है या स्पाइनल कॉर्ड तक, फिर कैसे डिसीजन लिया जाता है। समझ लो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपके जो स्किन है वो क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन जहां क्या मौजूद है, थर्मोरिसेप्टर। जब मैंने तुझे गर्म चाय का गिलास लगाया, या सपोज मैंने को चूटी मारा, बट चलो एक ही चीज करते हैं, है ना, सपोज करो मैंने देखो जोर से चूटी ही मारा, ठीक है, अब क्या हुआ, तो जो स्किन थे उसमें जो क्या है, रिसेप्टर हैं, वो स्टिमुली को सेंस करेंगे, और जब वो स्टिमुली को सेंस करेंगे बेटा, तो यहां क्या करेंगे, केमिकल रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, समझना कितना कुछ हो रहा है ना। तो जैसे ही या मैं तो जस्ट टच भी करूंगा तो उसका भी एहसास हो जाता है कि नहीं। बट हम तो चाय का गिलास लगाए, तो गर्म चाय का गिलास लगाया, स्किन में मौजूद थर्मो रिसेप्टर ने क्या किया, उस स्टिमुली को सेंस किया। अब सेंस किया का मतलब क्या हो, कैसे सेंस कर दी, जब उसको सेंस किया तो बेटा उसने यहाँ क्या किया, केमिकल रिलीज किया। तो यहाँ जो मौजूद रिसेप्टर थे उन्होंने क्या कहा, केमिकल रिसीव किया, कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, उस केमिकल का नाम है न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज किया। अब वो न्यूरो ट्रांसमीटर में जब बेटा केमिकल रिएक्शन होती है, सुनना, तो इलेक्ट्रिक इंपल्स नहीं बना, इनिशियली एक केमिकल रिलीज हुआ, और उस केमिकल में बेटा जब वहां केमिकल रिएक्शन होगी तो उस केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या बना, इलेक्ट्रिक इंपल्स बना। क्या बना, इलेक्ट्रिक इंपल्स बना। और ये जो न्यूरॉन का सबसे ऊपरी हिस्सा है डेंड्राइट, ये डेंड्राइट क्या करता है, किससे कनेक्टेड है, इस रिसेप्टर से कनेक्टेड था। किससे कनेक्टेड था, इस रिसेप्टर से कनेक्टेड था। और जो यहाँ इलेक्ट्रिक इंपल्स बना ड्यू टू दैट केमिकल रिएक्शन, वो इलेक्ट्रिक इंपल्स किसको जाएगा, डेंड्राइट रिसीव करेगा। कौन रिसीव करेगा, डेंड्राइट रिसीव करेगा। और वो इलेक्ट्रिक इंपल्स डेंड्राइट से होते हुए सेल बॉडी में, सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन में, और एक्सॉन से होते होते इस न्यूरॉन के नर्व एंडिंग पे पहुंच जाएगा। समझा, ऐसे हो। अच्छा अब सुनना, देखो ठीक है, ये तो समझ आ गया ना। सुनना मेरी बात, हाँ। अब तुम देखना कि दो न्यूरॉन ना एक्चुअल में एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो, देयर इज अ माइक्रोस्कोपिक, बहुत बड़ा दिखाया बट एक्चुअल में वहां क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, कहते हैं साइनेप्स। क्या कहते हैं उसको, साइनेप्स। तो यहां तक तो इलेक्ट्रिक इंपल्स पहुंच गया। अब तुम जानते हो इलेक्ट्रिक इंपल्स इस नर्व एंडिंग से अगले डेंड्राइट पे जाना चाहिए था, पर जा नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि वहां एक मौजूद होता है क्या, बहुत ही छोटा, उसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक गैप, उसको कहते हैं साइनेप्स। क्या कहते हैं, साइनेप्स। अब क्या होता है, एक्सॉन के पास वो एबिलिटी है, एक्सॉन क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिक इंपल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक केमिकल रिलीज करेगा, दैट केमिकल इज न्यूरोट्रांसमीटर। केमिकल का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। और जब एक्सॉन उस इलेक्ट्रिक इंपल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वो केमिकल रिलीज करेगा, दैट न्यूरोट्रांसमीटर, तो न्यूरोट्रांसमीटर, तो क्या होगा, ये साइनेप्स क्या हो जाएगा, वापस से भर जाएगा उस केमिकल से। और देखो इस तरह से वो गैप फिल हो गया, वो केमिकल रिएक्शन होगी, अगेन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक इंपल्स बनेगा, एंड दैट इलेक्ट्रिक इंपल्स इज कैरीड बाय डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। समझ रहे, और नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिक इंपल्स को कैरी करेगा, वो डेंड्राइट से सेल बॉडी में, सेल बॉडी से उसके एक्सॉन पे, और एक्सॉन से होते होते उसके नर्व एंडिंग पे, और फिर यही प्रक्रिया फिर होगी, क्योंकि अगला न्यूरॉन आएगा वहां फिर साइनेप्स होगा, एक्सॉन क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिक इंपल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वहां जो साइनेप्स आया वहां क्या करेगा, वहां पर एक केमिकल रिलीज करेगा, दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर उस गैप को क्रॉस करने में मदद करेगा, केमिकल रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रिक इंपल्स बनेगा, जो अगला न्यूरॉन का डेंड्राइट है उसको कैरी करेगा। इस तरह से होते होते फाइनली कहां तक पहुंच जाएगा, ब्रेन या स्पाइनल को। सीधी सी बात है, आपकी बॉडी में कुछ डिसीजन ब्रेन लेता है और कुछ डिसीजन स्पाइनल कोड भी लेता है, ठीक है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। समझ लो, खोपड़ी ही सारे डिसीजन नहीं लेती है। तुमको अगर ऐसा लगता है आपकी बॉडी में कई तरह के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ब्रेन नहीं करा रहा है, कौन करा रहा है, स्पाइनल कोड कराता है। फिलहाल मैंने ब्रेन लिख दिया, बट इस पे आप स्पाइनल कोड भी लिख दीजिए। अब जब ये इलेक्ट्रिक इंपल्स फाइनली
ब्रेन या स्पाइनल कोड तक पहुंच गई। चाय वाले गिलास के केस में एक्चुअल में स्पाइनल कोड डिसीजन लेने वाला है, चाय के गिलास के केस में एक्चुअल में ब्रेन नहीं डिसीजन लेगा, कौन डिसीजन लेगा? स्पाइनल कोड। बट कुछ डिसीजन तो ब्रेन भी लेता ही है ना, बहुत सारे लेता है, ऐसे नहीं कुछ, ठीक है। अब जब ब्रेन या स्पाइनल कोड चाहे किसी भी पहुंच गया, अब ब्रेन क्या करेगा? उस इलेक्ट्रिक इंपल्स को रिसीव करेगा, और ब्रेन के पास वो काबिलियत है कि उस इलेक्ट्रिक इंपल्स को वो क्या कर सकता है? रीड कर सकता है। और फिर ब्रेन क्या करेगा? उसको सेंस जब करेगा तो ब्रेन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करेगा, किसके लिए? इंस्ट्रक्शन के लिए। किसके लिए? इंस्ट्रक्शन। तो ब्रेन अब एक इंस्ट्रक्शन पैदा करेगा, या अगर डिसीजन स्पाइनल कोड से आया तो ये काम स्पाइनल कोड करेगा। अब क्या होगा? तुम सोच रहे हो अगर वापस आएगा इसी रास्ते से नहीं आता है। नर्वस सिस्टम में जो सिग्नल का ट्रांसमिशन है वो वन वे होता है, वो सिर्फ क्या होता है? वन वे होता है। तुमको अगर लग रहा है कि ब्रेन इसको दे देगा और वापस इसी से आ जाएगा, नहीं, कैसे? आ ही नहीं पाएगा। देखो कैसे नहीं आ पाएगा। अगर तुम सोचो, चलो एक बार को ब्रेन ने इलेक्ट्रिक इंपल्स बनाया, दैट इज इंस्ट्रक्शन, एक्सोन को गया, एक्सोन की एंडिंग को गया, नर्व एंडिंग यहां होते यहां तक पहुंच जाएगा, फिर साइनेप्स आ जाएगा। और जब साइनेप्स आ जाएगा तो डेंड्राइट के पास वो एबिलिटी नहीं है कि वो उस इलेक्ट्रिक इंपल्स को उस केमिकल न्यूरो ट्रांसमीटर में चेंज कर पाए। तो तुमको लगता है सिग्नल वापस से आएगा? ये कहानी से सुना रहा हूं कि याद रखना कि नर्वस सिस्टम में जो सिग्नल का ट्रांसमिशन दैट इज ओनली वन वे। जिस रास्ते गया उस रास्ते वापस नहीं आता, आने का रास्ता अलग, जाने का रास्ता अलग। अब क्या होगा यहां पर? फिर क्या होगा तुम भी जानते हो, समझ लो। थोड़ा गंदा सा बनकर चलेगा, अच्छा बनाया जा सकता, समझ लो, समझ पा रहे हो? हाँ ना बोलो। तो तुम देख रहे हो कि एक्चुअल में जो आने का रास्ता अलग है, वहां एक न्यूरॉन है, उस न्यूरॉन का डेंड्राइट ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होगा, और ब्रेन जो इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करेगा वो इस न्यूरॉन के डेंड्राइट पे जाएगा, इस न्यूरॉन के डेंड्राइट से इसकी सेल बॉडी पे जाएगा, इसके एक्सॉन पे जाएगा, और फिर इसकी नर्व एंडिंग पे जाएगा, समझ लो। और जब नर्व एंडिंग पे जाएगा तो आगे क्या होगा? फिर से बोलो रे, फिर अगला क्या होगा? न्यूरॉन होगा। क्या ये न्यूरॉन का डेंड्राइट इसके नर्व एंडिंग से कनेक्टेड होगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। बट क्या होगा कि जब सिग्नल ऐसे आ रहा है तो ये एक्सॉन की जो एंडिंग है इसके पास एबिलिटी है, वो क्या करेगा? इस सिनेप्स को फिल कर देगा, किससे? न्यूरो ट्रांसमीटर से, है ना। फिर न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रिक इंपल्स बनेगा, अगला न्यूरॉन उसको कैरी करेगा या उसका डेंड्राइट कैरी करेगा, फिर सेल बॉडी एक्सॉन पे होते हुए। और मान लीजिए ये आपकी क्या है? हाथ की मसल है। ये आपकी क्या है? हाथ की मसल है, जो कि क्या है? स्किन क्या थी? रिसेप्टर। और स्किन मसल क्या है आपका? इफेक्टर। और इस तरह से आपकी स्किन की मसल तक ब्रेन ने जो सिग्नल जनरेट किया या स्पाइनल कोर्ड ने जो सिग्नल जनरेट किया वो आपके इफेक्टर बोले तो, जो कि इस केस में इफेक्टर क्या होगा? आपकी हाथ की मसल तक जाएगा, जो उसको इंस्ट्रक्शन देगा, और वो ये कंट्रैक्ट होगा, ये रिलैक्स होगा, और आपका हाथ उस गर्म ऑब्जेक्ट से दूर चला जाए। तो ये पूरा प्रक्रिया है, जो देखो कितना फास्ट होता है, ये बहुत फास्ट होता है, ठीक है। और ये सब हो रहा है वहां, इतना सोच, ठीक है। भाई पता नहीं क्या कर अभी बैठे थे, देखो, ठीक है। तो समझ आएगी नहीं? और इस प्रोसेस में आपको आई थिंक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी समझ आ गया होगा, और ये पूरी प्रक्रिया कैसे हो रही है मुझे लगता है आपको ये भी समझ आई ही होगी, हाँ या ना? ठीक है दोस्त, चले आगे, ठीक है। चल अब इधर आ जाइए। अच्छा, इधर आने से पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, नाम पढ़ दूंगा, वहां दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। देखो, अब जो न्यूरॉन है उसको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन। ये इसका आधार क्या है समझो। सेंसरी न्यूरॉन उस न्यूरॉन को कहा गया है जो सिग्नल को रिसेप्टर से ब्रेन या स्पाइनल कोड तक लेके आ रहा था। तो ये वाला जो न्यूरॉन दिख रहा था यार, जो सिग्नल को क्या कर रहा था? स्किन से, दैट इज रिसेप्टर से ब्रेन या स्पाइनल कोड तक लेके आया, इसको कहते हैं क्या? इसे कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। नाम से समझ आ रहा है, वो न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम में मौजूद वो न्यूरॉन जो सिग्नल को क्या कैरी कर रहे हैं? वो वाला सिग्नल कैरी कर रहे हैं जो सेंस हुआ था, जो सेंस हुआ। तो कहां से कहां ले जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, सेंसरी ऑर्गन, दैट इज रिसेप्टर से ब्रेन या स्पाइनल कोड में जो लेके जाएगा
उसे कहा गया है क्या, सेंसरी न्यूरॉन। क्या कहा गया उसको, सेंसरी न्यूरॉन। और फिर है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन कौन है, मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो ब्रेन या स्पाइनल कोड से जो इंस्ट्रक्शन जनरेट हुई थी उस सिग्नल को ब्रेन या स्पाइनल कोड से कहां तक लेके आया था, इफेक्टर तक लेके आया था, जिसकी वजह से एक्चुअल में मोशन हुआ या बोले तो रिस्पॉन्ड हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ा मोटर न्यूरॉन। समझ आ रहा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, सिंपल है। सेंसरी न्यूरॉन कौन है, सेंसरी न्यूरॉन वो है जो ट्रांसमिट कर रहा है इलेक्ट्रिक इंपल्स को कहां से, सेंसरी सेल दैट इज रिसेप्टर से कहां तक, टुवर्ड दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, है कि नहीं। नर्वस सिस्टम में मौजूद वो न्यूरॉन जो सेंसरी ऑर्गन दैट इज रिसेप्टर से सिग्नल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जा रहा है, उसे कहा गया है क्या, सेंसरी न्यूरॉन। और वो न्यूरॉन जो ब्रेन या स्पाइनल कोड से जो इंस्ट्रक्शन जनरेट हुआ उस इंस्ट्रक्शन को ब्रेन और स्पाइनल कोड से कहां लेके जा रहा है, इफेक्टर तक लेके जा रहा है, जिसके वजह से एक्चुअल में रिस्पॉन्ड हो रहा है या मोशन हो रहा है बॉडी में, उसे कहा गया है क्या, मोटर न्यूरॉन। तो ये जो सिग्नल यहां से लेके गया वो सेंसरी न्यूरॉन था, और ब्रेन से जो सिग्नल इफेक्टर तक लेके आया वो मोटर न्यूरॉन था, है कि नहीं। बट इस पूरे माध्यम में क्या होगा, एक और आएगा रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन ऑकर इन द नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि ब्रेन है। अरे ब्रेन के भी कई पार्ट होते हैं, ब्रेन के भी कई पार्ट होते हैं। ब्रेन अभी पढ़ेंगे तुम जानोगे ब्रेन एक सिंगल चीज नहीं है, ब्रेन के भी अलग अलग हिस्से हैं, और ब्रेन के अलग अलग हिस्से अलग अलग चीजों के लिए बने, समझ लो। जो तुम्हें याद है वो अलग जगह है, तुम्हारी खुरापात अलग जगह पे है, सच में। जो तुम्हारे इमोशन बिहेवियर है वो ब्रेन के अलग हिस्से में है। ब्रेन के भी कई हिस्से हैं, और ब्रेन के अलग अलग हिस्से अलग अलग कामों के लिए बने हैं, ठीक है। देखा ना, आदमी को पुरानी चीज याद भूल जाता है, मेमोरी लॉस। बट और तरह के काम चलना मिलना तो नहीं भूलता ना। अब सब अगर एक ही जगह पे होता तो भाई बिल्कुल जीरो हो जाता, है कि नहीं, क्योंकि ब्रेन के अलग अलग हिस्से अलग अलग काम करते हैं, समझ लो। और रिले न्यूरॉन क्या है बेटा, रिले न्यूरॉन ऑकर इन द नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होती हैं, वेयर दे सर्व एज लिंक बिटवीन दी अदर न्यूरॉन। तो ये वो न्यूरॉन है जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है, कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में मौजूद है, जो वहां क्या करती हैं, बाकी न्यूरॉन के साथ इंटरलिंक का काम करती है। किसका काम करती है, इंटरलिंक का काम करती है। ऐसे भी कह सकते हो कि जब ये जो मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के बीच में भी इंटरलिंक का काम करती है, कौन, रिले, बोलो रे, रिले न्यूरॉन। तो रिले न्यूरॉन कहाँ मौजूद है, रिले न्यूरॉन मौजूद होती है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मतलब है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, और वहां ये न्यूरॉन बाकी और न्यूरॉन, जो कि कौन सी न्यूरॉन है, बाकी सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के साथ इंटरलिंक का काम करती है, ठीक है। आगे चल सकते हैं, चलिए। ये पूरी प्रक्रिया मैं आपको आई थिंक ऑलरेडी समझा चुका हूं कि कैसे हो रहा है कि नहीं, कि स्टिमुलस किसने सेंस किया, रिसेप्टर ने, वहां मौजूद न्यूरॉन के डेंड्राइट उस रिसेप्टर से इलेक्ट्रिक इंपल्स रिसीव करते हैं, है ना, और सेंसरी न्यूरॉन से कहां तक लेके जाते हैं, ब्रेन तक। वहां क्या मौजूद है, रिले न्यूरॉन। वो रिले न्यूरॉन क्या कर रहे हैं, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में इंटरलिंक का काम कर रहे हैं। ब्रेन क्या करेगा, सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल लेगा, और जो सिग्नल बनाएगा वो कहां डाल देगा, मोटर न्यूरॉन में। और ये रिले न्यूरॉन कहां है, ये ब्रेन के अंदर, है ना, जिसने इससे रिसीव किया, और जो ब्रेन ने सिग्नल दिया वो मोटर न्यूरॉन को ट्रांसफर कर दिया। तो रिले न्यूरॉन का काम यही था। मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, उस सिग्नल को इफेक्टर तक लेके आएगा, इफेक्टर से फिर क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा, है कि नहीं। ये ऑलरेडी पूरा मैकेनिज्म पीछे दिखाया। साइनेप्स क्या होता है, ये मैंने आई थिंक आपको वहीं बता दिया। साइनेप्स क्या है, साइनेप्स इज द टाइनी, बेटर वर्ड इज, साइनेप्स इज द माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन दी टू न्यूरॉन थ्रू विच नर्व इंपल्स पास। तो साइनेप्स क्या है, दो न्यूरॉन के बीच में मौजूद वहां माइक्रोस्कोपिक गैप जिससे होके इलेक्ट्रिक इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जाता है। उस माइक्रोस्कोपिक गैप को कहा गया है क्या, साइनेप्स। हाउ डज साइनेप्स वर्क, साइनेप्स कैसे वर्क करता है, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, है कि नहीं। साइनेप्स की वजह से ही क्या हो पा रहा है कि जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो सिग्नल है वो वन वे जाता है कि नहीं।
अगर साइनेप्स जैसी कोई चीज नहीं होती तो कम्युनिकेशन वन वे नहीं होता, और तुम जानते हो ये इससे फायदा नहीं होता, इससे आपका नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स स्लो ही होता। क्या होता? स्लो ही होता। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता दूं साइनेप्स कैसे काम करता है कि इलेक्ट्रिक इंपल्स क्या करता है, जब एक्सोम के टर्मिनल या नर्व एंडिंग पे पहुंचता है तो नर्व एक्सोम टर्मिनल क्या करता है, एक केमिकल रिलीज करता है। केमिकल का नाम क्या था? न्यूरोट्रांसमीटर। वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, दो न्यूरॉन के बीच में उस साइनेप्स को क्रॉस करने में मदद करता है। कैसे? क्योंकि वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसमें केमिकल रिएक्शन होती है तो फिर से क्या जनरेट करता है, वो वापस से इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करता है जो नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट कैरी करता है। और इस तरह से क्या होता है, सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जाता है। न्यूरॉन ट्रांसमीटर क्या है, ऑलरेडी बता चुका हूं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, ऑलरेडी मैंने कहा बता चुका हूं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर इज अ केमिकल सब्सटेंस, यह वह केमिकल सब्सटेंस है जो कैरी करता है नर्व इंपल्स को या इलेक्ट्रिक इंपल्स को अक्रॉस दी साइनेप्स। तो वो केमिकल सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिक इंपल्स या नर्व इंपल्स को कैरी करता है, किसके अक्रॉस? दो न्यूरॉन या दो नर्व सेल के अक्रॉस, है कि नहीं, या साइनेप्स के अक्रॉस बोल सकते हो। फंक्शन क्या है, वही ट्रांसफर करता है मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन मदद करता है, और यही इंश्योर करता है क्या, वन वे ट्रांसमिशन, है ना। अगर न्यूरोट्रांसमीटर या साइनेप्स नहीं होता तो वन वे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। ठीक है, और क्यों होता है वन वे कम्युनिकेशन, ऑलरेडी जानते हो आप बच्चा, क्योंकि जो एक्सोम का टर्मिनल है उसके पास ही एबिलिटी है क्या, इलेक्ट्रिक इंपल्स जो उसको आया उसको किसे बदलने का, न्यूरोट्रांसमीटर में। ये एबिलिटी डेंड्राइट के पास नहीं है, जो मैं आपको पीछे समझा रहा था कि सिग्नल यहां से यहां तो चला गया बट वापस आ ही नहीं सकता, कि ब्रेन से अगर इसको चला भी गया तो तुम भी जान रहे हो कि क्या होगा, जब यहां तक पहुंचेगा तो यहां साइनेप्स आएगा, और ये क्या डेंड्राइट उस इलेक्ट्रिक इंपल्स को न्यूरोट्रांसमीटर में चेंज कर पाएगा? नहीं, डेंड्राइट की एबिलिटी नहीं है। दैट इज द एबिलिटी ऑफ एक्सोम या नर्व एंडिंग में मौजूद एक्सोम की एबिलिटी है। ठीक है, और इसके होने की वजह से ही जो नर्वस सिस्टम है एनिमल में, उसमें क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अच्छा इधर बात कर रहे हैं ऑर्गन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। एनिमल में भी हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ह्यूमन बीइंग की। अब ह्यूमन बीइंग का जो नर्वस सिस्टम है, कह रहा है उसके क्या क्या ऑर्गन, तो ह्यूमन सिस्टम में जो नर्वस सिस्टम है उसके तीन मेन ऑर्गन है। पहला है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, दोनों ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं, और तीसरा उसका जो है हिस्सा वो है नर्व्स। वो नर्व्स जो एक्चुअल में बॉडी में क्या करती है, इलेक्ट्रिक इंपल्स को कैरी करती है, चाहे रिसेप्टर से कहां तक, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक, या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो इलेक्ट्रिक इंपल्स आता है उसको एफेक्ट करता है। ठीक है, तो दैट इज अ नर्व। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम के तीन मेन कंपोनेंट है। पहला है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, दोनों ही किसमें आते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्योंकि इनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई इनके पास एबिलिटी है क्या, डिसीजन लेने, है कि नहीं। और फिर आता है तीसरा कंपोनेंट दैट इज नर्व, जो कि क्या कैरी कर रही है बॉडी में, इलेक्ट्रिक इंपल्स को कैरी कर। ठीक है, ये सबको पता है। दीज ऑर्गन लाइक, ये सब ऑब्वियस सी बात है, हम ये तो तीन मेन कंपोनेंट है, बट तुम भी जानते हो आईज, एयर, जो सेंसरी ऑर्गन है, वो सेंसरी ऑर्गन भी तो आपके नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। अबे आंख नाक कान नहीं होती तो भी तो पूरा प्रोसेस नहीं हो पाता, जब स्टिमुली ही सेंस नहीं करता फिर आगे की प्रक्रिया होती क्या। बट तीन मेन पार्ट इनको ही माना जाता है, बट ऑफकोर्स सेंसरी ऑर्गन भी क्या है, आपके नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। चलिए इसकी बात करते हैं, इंपॉर्टेंट। तो बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ नर्व। तुम बोलोगे टाइप्स ऑफ नर्व तो पीछे बढ़ाया, अरे वो टाइप ऑफ नर्व इस आधार पे था कि किस तरह का सिग्नल कैरी कर। अगर सिग्नल रिसेप्टर से ब्रेन की तरफ जा रहा है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जा रहा है तो उस न्यूरॉन को कहा गया उस आधार पे क्या, सेंसरी न्यूरॉन। और वो नर्व या नर्वस सिस्टम में मौजूद वो न्यूरॉन जो क्या कर रही है, इंस्ट्रक्शन को लेके जा रही है। तो इंस्ट्रक्शन कहां से कहां जाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कहां, इफेक्टर तक, उसे क्या कहा गया, मोटर न्यूरॉन। और वो न्यूरॉन जो ब्रेन के ही अंदर थी, और इन दो न्यूरॉन दैट इज सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में क्या इंटरलिंक का काम कर रही थी, उसे क्या कहा था, रिले न्यूरॉन। तो वो आधार था कि कैसा सिग्नल कैरी करे। अब बात कर रहे हैं टाइप ऑफ नर्व, यहाँ आधार अलग है।
आधार यह है कि कहाँ मौजूद है और क्या काम करा रही। तो एक होती है कैर्नियल नर्व्स। अब कैर्नियल नर्व क्या है? कैर्नियल नर्व कनेक्टेड ऑल पार्ट इन द हेड टू द ब्रेन। आप जानते हैं आपके 5 सेंसरी ऑर्गन में से 4 सेंसरी ऑर्गन तो आपके हेड पे हैं, है कि नहीं? आईज, ईयर, नोज और टंग। और तुम भी जानते हो ये, और ब्रेन भी यही मौजूद है, ब्रेन भी इसी के अंदर मौजूद है। तो तुम जानते हो इन चारों सेंसरी ऑर्गन का ब्रेन से क्या है? डायरेक्ट कनेक्शन। इसका तार यहां से नहीं जा रहा है। बाकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन है, ग्लैंड है, तुम जानते हो उनका नर्व यहां से होते हुए स्पाइन, मतलब आपके कमर से होते हुए, स्पाइन से होते हुए कहां जाएगा? स्पाइनल कोड जाएगा और तब ब्रेन पे जाएगा। बट तुम्हारी आईज, ईयर, टंग और नोज का जो स्टिमुली होता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स बनता है, वो ब्रेन तक सीधा जाता है। समझ लो? और वो कौन कनेक्ट करता है? उस नर्व ही कनेक्ट करती है, और उन नर्व को कहा गया है क्या? कैर्नियल नर्व। तो कैर्नियल नर्व क्या है? आपके हेड में जो सेंसरी ऑर्गन है, आईज, नोज, टंग, ईयर, इनको ब्रेन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करने का काम करती है, और उस नर्व को कहा गया है क्या? कैर्नियल नर्व। समझ? कैर्नियल नर्व क्या है? फिर आता है स्पाइनल नर्व। अब स्पाइनल नर्व क्या है बेटा? स्पाइनल नर्व कनेक्ट ऑल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ बॉडी। आपके इनको अगर छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा आपकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे मसल, स्किन, उसको जो नर्व स्पाइनल कोड से या स्पाइनल कोड से कनेक्ट करती है, उस नर्व को कहा जाता है क्या? स्पाइनल नर्व। क्या कहते हैं इसको? स्पाइनल नर्व। तुम भी जानते हो ये नर्व मेरे हाथ की यहां से जाएगी, सीधा ब्रेन पे नहीं जाएगी, पहले कहां से होगी जाएगी? उसको यहां से गुजरना ही गुजरना है। कहां से? स्पाइनल कोड से। तो वो नर्व क्या है जो मेरे हाथ के मसल्स को स्पाइन से कनेक्ट कर रही है? दैट इज स्पाइनल नर्व। दैट इज स्पाइनल नर्व। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आना तो बोलो। ठीक है। तीसरा है वेस्कुलर नर्व। अब वेस्कुलर नर्व देखो क्या है? मोस्ट ऑफ द वेस्कुलर नर्व कनेक्ट द इंटरनल ऑर्गन। सुनना क्या बोला है? इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी टू द स्पाइनल कोड, दो सम आल्सो कनेक्ट टू द ब्रेन। वेस्कुलर नर्व क्या करती है? अरे आपकी बॉडी को इंस्ट्रक्शन सिर्फ ब्रेन तक, ब्रेन से बाहरी जो अंग है उन तक नहीं आता है। तुम खाना खाता है, खाना स्टमक में गया, स्टमक भी एक सेंसरी ऑर्गन है, वो सेंस करता है कितना खाना है, क्या है ना? तो तुम कहते हो कि तुम्हारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वहां पर वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। कौन कहता है कितना गैस्ट्रिक जूस रिलीज करना है और कब करना है? ब्रेन से सिग्नल आ रहा है ना? मतलब कोई ना कोई नर्व है जो ब्रेन से उसको कनेक्ट करती है। आपका हार्ट बीट बढ़ाता है, घटाता है, मतलब मैनेज तो करता है, तुम करते हो नहीं। अल्टीमेटली वो ब्रेन का हिस्सा आपके कंट्रोल में नहीं है, ब्रेन ही करता है, बट वो ब्रेन का हिस्सा आपके कंट्रोल में नहीं है। समझ लो? तो वो भी कोई सिग्नल है जो ब्रेन से कहां तक आता है? हार्ट तक आता है। लीवर बाइल बनाता है, कितना बनाना है, कितना रिलीज करना है, या स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना गया, है कि नहीं? तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी कुछ तरह के ग्लैंड खाने में रिलीज करती थी, कितना करना है, कब करना है। तुमको क्या अपने आप से हो रहा है? कोई ना कोई हिस्सा तो कंट्रोल कर रहा है ना ये चीजें, है कि नहीं? तो सारा सिग्नल कहां से आता है? ब्रेन से आता है, स्पाइनल कोड से आता है। और ये वो नर्व है वेस्कुलर नर्व जो आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को कनेक्ट करती है। किससे? स्पाइनल कोड से, और कुछ केसेस में कनेक्ट करती है किससे? ब्रेन से। तो उसको कहा गया है क्या? वेस्कुलर नर्व। तो सिंपल सा फंडा है। 3 तरह की नर्व है। वन इज कार्नियल नर्व, ये वो नर्व है जो आपके हेड में मौजूद सेंसरी ऑर्गन्स को सीधे सीधे ब्रेन से कनेक्ट करती है, दैट इज कार्नियल नर्व। फिर आया स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व कौन है? वो नर्व है जो बाकी बॉडी के बाकी पार्ट लाइक स्किन, मसल्स वगैरह को कनेक्ट करती है। किससे? आपके स्पाइन से। फिर आया वेस्कुलर नर्व। वेस्कुलर नर्व कौन है? ये वो नर्व है जो आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को, जिसमें ग्लैंड्स वगैरह भी आ जाएंगे, इंटरनल ऑर्गन्स को आपके स्पाइन और कुछ केसेस में ब्रेन से भी कनेक्ट करती है। उसको कहा गया है क्या? वेस्कुलर नर्व। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। थ्योरेटिकल इसमें समझाने क्या है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको नाम याद करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये क्या था, ये किसके लिए था, किसके लिए था। उसके नाम से तो कुछ पता लग भी नहीं रहा कि वो किसके लिए था, है कि नहीं? दैट इज जस्ट रीड करना पड़ेगा, सही से नोट प्रिपरेशन करो। 4 बार आपको बोलना पड़ेगा कि सेंसरी न्यूरॉन कौन है, लॉजिकली
सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो सिग्नल को रिसेप्टर से या सेंसरी ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक लेके जाता है। फिर आएगा मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन कौन है? मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो सिग्नल ट्रांसमिट हुआ है उसको कहां तक लेके जाता है? एफेक्टर तक लेके जाता है। फिर रिले न्यूरॉन क्या था? रिले न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो ब्रेन में मौजूद होती है और सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में इंटरलिंक का काम कर रही है। फिर हमने कुछ नर्व इस आधार पे बढ़ी पीछे बढ़ी, कार्नियल, स्पाइनल और वेस्कुलर। भाई आपको बैठ के 4 बार खुद से बातें करनी पड़ेगी, भाई हाँ ऐसा ऐसा होता, सब चीजें याद होती है। तुम बोलेगा याद ही नहीं हो रहा, तो याद नहीं होने से तो ना याद नहीं होता है कि नहीं? तो कैसे पढ़ोगे? तो एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा कि 3 तरह की नर्व हमने ये भी पढ़ी। कार्नियल, कार्नियल बहुत सिंपल है, बोलो कि मेरे आँख जो मेरे थोपड़े के ऊपर जो 4 तरह के सेंसरी ऑर्गन है, इनको मेरे ब्रेन से जो डायरेक्टली कनेक्ट कर रही कोई नर्व तो है, उस नर्व को नाम दिया क्या? कार्नियल नर्व। फिर स्पाइनल नर्व कौन है? अगर इन 4 ऑर्गन को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो बॉडी में ऑर्गन है या जो बाकी सेंसरी ऑर्गन है उनको ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक कौन कनेक्ट कर रहा है? स्पाइनल नर्व, है कि नहीं? और फिर है क्या? वेस्कुलर नर्व। ये कौन सी नर्व है? जो आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करती है एंड इन सम केसेस इट आल्सो कनेक्ट देम टू द ब्रेन आल्सो। अपने शब्दों में लिखो बट आपको समझ आना चाहिए मैंने क्या पढ़ा, ठीक है? चलो आई थिंक हम जा सकते हैं आगे। यहां देख, तो हम बात कर रहे हैं पार्ट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। हाँ तुम परेशान है बट एक पॉइंट तो पढ़ना पड़ेगा बच्चा, देखो नहीं फिर जो हो सकता है तुम्हारा शक्ल देख के मुझे लगा तुम नहीं इंटरेस्टेड है आगे जाने में, बट कम से कम मैं इतना तो पढ़ाऊंगा बेटा। रिफ्लेक्स एक्शन छोड़ दूंगा क्योंकि बिल्कुल अलग टॉपिक है, चलो मैं उसको अलग कहानी में सुनाऊंगा, बट कम से कम ये फालतू की जो कहानी है ये होता है वो होता है, बस मुझे लगता है मन से सुनोगे ना, दैट इज वन टाइम सुनने वाली चीज। उसे पेपर में इतना टेक्निकल सवाल आ भी नहीं रहा है, बट ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि बेटा बिल्कुल ही मत देखो, पता लगा छोटा मोटा कुछ पूछा तो नाम भी याद नहीं आ रहा कि नहीं, अब उसमें सवाल क्या पूछेगा बनेगा? वो तुमको बोलेगा बता कि उस नर्व को क्या कहते हैं जो हेड में मौजूद ऑर्गन को ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्ट करते। अब इसमें क्या याद करना? तो कोई इसका नाम याद करना था, तो इसलिए पढ़ना तो भाई सब कुछ पढ़ेगा। हाँ उसमें कोई ऐसा बड़ा सवाल क्या बनेगा, बट तू उसको याद एक बड़े सवाल की तरह ही करेगा। तू जब कार्नियल नर्व याद करेगा तो मेरे भाई तू स्पाइनल कॉर्ड भी पढ़, स्पाइनल नर्व भी पढ़ ही लेगा। तो वेस्कुलर नर्व क्या होता है वो साथ में ही पढ़ेगा ना कि हाँ ये 3 तरह की नर्व है, इनका ये काम है कि नहीं? चलो इधर देखो, बात कर रहे हैं किसकी? हमारा जो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम के क्या पार्ट है? तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है मोटा मोटा तौर पे 2 हिस्सों में बटा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 हिस्से हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों ही किस में आती हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ये कह सकते हैं कि आपके नर्वस सिस्टम का वो भाग विच हैव एबिलिटी टू टेक डिसीजन, जो निर्णय लेता है, ठीक है? और फिर होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जैसे कि आपके कंप्यूटर में क्या तारों का जंजाल, ब्रेन तो उसका सीपीयू ही है, बाकी तो क्या कर रहा है? तारे ही तारे हैं जो चीजों को इधर से उधर लेके जा रही है, तो दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी 2 तरह का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, एक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, बताएंगे क्या होता है, और एक होता है वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम। तो मोटा मोटा आपके दिमाग में ये लेआउट तो होना चाहिए कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम 2 हिस्सों में मोटा मोटा बटा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो हिस्सा नर्वस सिस्टम का जो डिसीजन लेता है, जिसके पास एबिलिटी है अलग अलग सेंसरी ऑर्गन से आने वाले सिग्नल को डिकोड करने का, और उसकी एबिलिटी है उस पर एक निर्णय लेने का, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आते हैं। फिर है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा जो सिग्नल को ला और ले जा रहा है। ला मतलब रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने अगर डिसीजन लिया तो उस इंस्ट्रक्शन को इफेक्टर तक लेके जा रहा है, तो वो कौन है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 हिस्से हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम। चलिए इधर आ जाइए, तो पार्ट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम आपको बता दिया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जिसको ब्रेन को तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर, कौन सा हिस्सा क्या काम करता है, बट फिलहाल नाम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 ही चीज आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, दोनों ही क्या करते हैं? डिसीजन लेने की एबिलिटी रखते हैं।
फिर आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया कि 3 तरह की नर्व्स होती है। कौन कौन सी? कैर्नियल नर्व, जो आपके हेड में मौजूद सेंसरी ऑर्गन को ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्ट करती है। स्पाइनल नर्व, जो कि आपके बॉडी के बाकी हिस्सों को, जैसे मसल्स, स्किन वगैरह है, उसको किससे कनेक्ट करती है? आपके स्पाइनल कोड से कनेक्ट करती है। और फिर है वेस्कुलर नर्व, जो आपके इंटरनल ऑर्गन को स्पाइन या ब्रेन से भी कनेक्ट करती है। हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसमें मैंने कहा था कि उसको भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। अब यहाँ आधार अलग है, यहाँ आधार अलग है। वहां आधार ये था कि किससे कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, और यहां आधार है कि किस तरह का सिग्नल लेके जा रही है। सुनना, अब वॉलेंट्री का मतलब समझते हो बेटा? जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। सच में आपकी बॉडी में 2 तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं बेटा। अभी मैंने कहा फटाफट फटाफट भूकंप आया, भागो भागो, तो आपके पैर की मसल्स क्या है? आपके कंट्रोल में है। तो आपका भागना कैसा एक्शन है? वॉलेंट्री एक्शन है। बट इस वॉलेंट्री को एक्शन को भी तो कोई नर्व्स कंट्रोल कर रही है ना, कोई तो नर्व्स है जो उस सिग्नल को लेके आ रही है, जो ब्रेन के उस हिस्से से आ रहा है जो आपके कंट्रोल में है कि नहीं? तो उस नर्व को कहा गया है क्या? वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। कि आपके नर्वस सिस्टम का वह भाग या वह हिस्सा बेटा जो आपके कंट्रोल में है कि नहीं? जैसे वंशिका का मन अगर होगा कि बोले मैं उठ के चली जाती हूं, तो क्या होगा? ये डिसीजन उसका खुद का है, तो मतलब ब्रेन के उस भाग से आएगा ना ये डिसीजन जो उसके कंट्रोल में है कि नहीं? अब तो जब सोती है तो पेट में जो गैस्ट्रिक जूस निकल रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कितना स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करेगी, आप कंट्रोल करते हैं। आपको मतलब भी नहीं क्या हो रहा है, बट ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वो भी तो कोई ब्रेन का हिस्सा कंट्रोल करता ही होगा, या आपके नर्वस सिस्टम को हिस्सा कंट्रोल करता होगा। उसे कहते हैं क्या? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्योंकि तुम भी जानते हो आपकी बॉडी में सारे फंक्शन आप खुद से कंट्रोल नहीं करते हैं। कुछ चीज क्या है? प्री डिफाइन है, वो पहले से एक डाटा डाला हुआ है, वैसे ही होता है। समझ रहे नहीं समझ रहे? ठीक है। तो वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम क्या है? अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, वो मूवमेंट, वो एक्शन जो आपके कॉन्शियस कंट्रोल में आपके इच्छा के अनुसार होते हैं, है ना? तो ये सारा का सारा कौन कंट्रोल करता है? आपका वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। जैसे कि आपका चलना, आपका लिखना, आपका बोलना, ये सारे के सारे एक्शन कैसे हैं? वॉलेंट्री एक्शंस हैं। और ये वॉलेंट्री एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? आपके नर्वस सिस्टम का कौन सा हिस्सा? वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। और देखेंगे ब्रेन पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा ना आपके ब्रेन का कौन सा हिस्सा आपके कंट्रोल में है और कौन सा हिस्सा आपके भी कंट्रोल में। आपका लैपटॉप देखा है, उसका जो बूट स्क्रीन चलता है तुम्हारे कंट्रोल में होता है। तुम उसको ऑन करते हो तो पहले से डिफाइन है, कुछ प्रोग्राम चलेंगे जो आपके सिस्टम को ऑन करते हैं, है कि नहीं? तो उसमें तो क्या सारे फंक्शन कंट्रोल करता है? उससे नहीं कर सकता, है कि नहीं? आपका जो बूट स्क्रीन चलता है वो क्या है? पहले से प्रोग्राम है। आप पावर ऑन करेंगे तो वो सारे पीछे प्रोग्राम चलेंगे जो आपके सिस्टम को ऑन करते हैं। तुम्हारे हाथ में कभी हो? तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। इसी प्रकार से बॉडी में होता है एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वर्क ऑटोमेटिकली, ऑब्वियसली जो आपके सबकॉन्शियस पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि हार्ट बीट बढ़ जाती है, घट जाती है, तो छोटी तो अपना हार्ट बीट खुद से बढ़ा सकती नहीं, बढ़ा सकती। अभी घबराएगा तो बढ़ जाता है, नॉर्मल रहेगा तो नॉर्मल रहेगा। कभी कभार गिर भी जाता है, कभी कभार गिर भी जाता है। क्या हम करते हैं ऐसा? हम ही कर पाते तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता। अच्छा होता? खतरनाक हो जाता। सोया रहता, हार्ट को धड़काना है ये भी भूल जाता। सोए में कह रहा हाँ अच्छा ही होता। कैसे अच्छा होता? नहीं अच्छा होता भाई। हम सोए रहते तो हमको तो चौकीदारी करनी पड़ती उठ के। पता लगा सो गए और भूल गए, भाई दिल भी था, इसको भी सिग्नल देना था, इसको बोलना था कि इस हार्ट बीट पे बसता रहे, है कि नहीं? तो अच्छा है आपके कंट्रोल में नहीं है, अच्छा है आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है? ये आपकी बॉडी में कुछ ऑटोनॉमिक एक्शन को परफॉर्म करता है, जैसे कि हार्ट बीट, डाइजेशन, है कि नहीं? हर डाइजेशन में कितने सारे ग्लैंड पड़े थे। अबे खाना खाते हो, मुंह में खुद से सलाइवा आ जाता है, तुम निकालता है क्या कि आ गया खाना है? इतना मेहनत तुम नहीं करता है कि नहीं? कैसा एक्शन है? ऑटोनॉमिक है ना। खाना जाता है ऑसोफेगस में, आगे पीछे तो नहीं, पैरासिलिक मूवमेंट करता है, बट जब खाना सेंस करता है तो तुम बोलता है कि चल हो जा, तुम ये एफर्ट मिला तो अगला कोला डालता है मुंह में, है ना? वो अपने से काम करता है, अपने से खाना धीरे धीरे आगे खा सकता है। तुम खाता कि चल अभी इतना टाइम यहाँ हो गया पेट में, चलो आगे खा सकते पेट से, ऐसा करता है क्या?
खुद से होता है, सब खुद से होता है। हाँ, तू बहुत स्माइल मारता है, तेरे दिमाग में बहुत अलग अलग विचार आ गए होंगे। ब्रीथिंग, जिसमें आपकी छाती, चेस्ट कैविटी क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, रिलैक्स कर रही है, आप कंट्रोल कर रहे हो, तब से बैठ के आनंद ले रहे हो। कितनी बार चेस्ट कैविटी कंप्रेस हुआ, कितनी बार चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हुआ, तभी तो हवा अंदर और बाहर जाएगी। तुम कंट्रोल कर रहे थे बैठ के, है ना। तुम सुन तो मुझे रहे नहीं हो, बट फिर भी तुम उसको भी कंट्रोल नहीं कर रहे थे। ठीक है, चल, तो बहुत बेसिक चीजें हैं ये, तो इतना ही पढ़ा रहे हैं। कल मिलेंगे तो पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन हो जाएगा, कहानीबाजी है इसमें भी। फिर आएगा तुम्हारा ब्रेन, और फिर पढ़ेंगे तुम्हारे दिमाग में खुरापाती कहाँ से आती है, तुम्हारी मेमोरी कहाँ है, तुम्हारी लर्निंग कहाँ रहती है, सच में तुम्हारे इमोशन, तुम्हारे एक्सपीरियंस याद रहते थे। तुमको भी किसी क्लास में मार, जैसे कल मार पड़ी है, अब हो सकता है कि तुमको लाइफ टाइम याद रहेगा। इसको तो रहेगा, इसको तो बेचारी बहुत सैड थी, है ना। अब वो भी जो मेमोरी है वो कहाँ स्टोर होती है, वो एक्चुअल में इसमें होती है सेरिब्रम। ये वो ब्रेन का हिस्सा जो आपके कंट्रोल में, समझ लो। तुम्हारी जो तुम रट्टा लगाते हो एक रात पहले, तो जो रट्टा लगा के, अरे सुन तो सही, जो तुम रट्टा लगाते हो एक रात पहले, वो सारा यहाँ रहता है। तुम्हारे एक्सपीरियंसेस, तुम्हारा बिहेवियर, तुमने साइकिल सीखा है कि नहीं, वो भी तुमने सीखा, वो सब कहाँ है, सेरिब्रम। कहाँ है, सेरिब्रम। तुम घर से आज पढ़ के नहीं आए, बेटा कुछ पढ़ के आए तो कहीं भी पढ़ा तो कहाँ है, सेरिब्रम। और सेरिब्रम के भी कई अलग अलग हिस्से होते हैं, ऐसा नहीं कि सारा एक जैसा है। कुछ हिस्सा आपकी क्या है, आईक्यू है, कई हिस्सा आपका रीजनिंग है, कई हिस्सा आपका मैथमेटिकल अप्रोच। तब देखा है कुछ लोग ढीले होते हैं मैथ में, क्यों, तो इसका मतलब तुम्हारे उस हिस्से की ग्रोथ नहीं हुई, या तुमने उसको समय पे यूज नहीं किया। क्यों कह रहे हैं कि तुम इस एज में हो, इसको सिखाना पड़ता है। ये भगवान ने मुझे लगता है लगभग लगभग सबको एक जैसा ही दिया। वो हम बात करेंगे, वो और भी काम करता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं। सच में सांस लेना, रेस्पिरेशन बढ़ना, अभी जो ना आपकी बॉडी का पोस्चर, बैलेंस, तो साइकिल चलाते बैलेंस नहीं रहता, पोन्स है, मेडुला है, सेरिबेलम है, तो अलग अलग हिस्से क्या करते हैं, बॉडी में अलग अलग काम करते हैं। आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन पढ़ चुके, दैट प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ एनर्जी, उसको भी तो कोई कंट्रोल करता है। कभी रेस्पिरेशन तेज होता है, कभी कम होता है, सो जाते हो तो स्लो हो जाता है, भागते हो तो फास्ट हो जाता है। ऐसी फास्ट हो जाता है क्या, कोई तो उसको इंस्ट्रक्शन देता है, वो हम सब पढ़ेंगे, बट फिलहाल इतना ही पढ़ाएंगे। दोनों भाई हे चल पड़ा, तो मार खाया कल। और मैं तुमको सरदार मारना नहीं चाहता, बट लिटरली आप मुझे दोबारा ये मौका देंगे तो मैं फिर नहीं करूंगा, सीधी सी बात है। बहुत ज्यादा आपसे उम्मीद नहीं कर रहे हैं, बट अपने लिए पढ़ लो भाई, है ना। तुम्हारे नंबर आएंगे तो मुझे कुछ देगा। मैं एक बात कह रहा हूँ कि इतने सालों में मुझे लगता है एक हार्दिक है जिसके बच्चे का लड्डू खाया, वो कौन सा, रसगुल्ला। हाँ, अरे इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ, हार्दिक